नमस्कार। आज हम एक तरह से इतिहास के जासूस बन रहे हैं। जासूस दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि हमारे पास कुछ गवाह हैं, वो विदेशी यात्री जो प्राचीन भारत आए, और हमारे स्रोत हमें इन गवाहों के बयानों की जांच पड़ताल करने को कह रहे हैं। और सवाल यही है कि क्या इनकी गवाही पर पूरी तरह यकीन किया जा सकता है? बिल्कुल सही कहा। और आज इसी डीप डाइव में हम यही देखने वाले हैं कि इन विदेशी नजरों से हमें क्या मिला और क्या-क्या शायद देखने से रह गया। ये एक तीसरे नेत्र की तरह है। हाँ, जो हमें वो दिखाता है जो शायद हम खुद नहीं देख पाते, लेकिन उस नजर में अपने पूर्वाग्रह भी तो हो सकते हैं। चलिए तो फिर पहले गवाह से ही शुरू करते हैं। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, उनकी किताब इंडिका, जो अब अपने मूल रूप में तो नहीं है, पर उसके हिस्से दूसरे लेखों में मिलते हैं। हाँ, और वो चंद्रगुप्त मौर्य के भारत का सबसे पहला विस्तृत दस्तावेज मानी जाती है। स्रोतों में सर विलियम जोन्स का जिक्र है, जिन्होंने यूनानी लेखों के सैंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचाना। और ये सुनने में शायद एक छोटी सी बात लगे, पर इसने भारतीय इतिहास की नींव रख दी। यही मैं पूछने वाली थी, ऐसा क्यों कहा गया है? ये सिर्फ एक नाम का मिलान ही तो था। नहीं, ये सिर्फ एक नाम का मिलान नहीं था। ये आप कह सकती हैं कि इतिहास की एक बहुत बड़ी गुत्थी को सुलझाने जैसा था। अच्छा। हाँ, इस एक पहचान ने भारतीय राजाओं की पूरी वंशावली को एक ठोस समय सीमा से जोड़ दिया। इसके बिना हमारा प्राचीन इतिहास शायद सदियों तक सिर्फ कहानियों और अंदाजों में ही लटका रहता। तो ये वो पहला लंगर था जिसने भारतीय इतिहास की नाव को एक जगह टिका दिया। बिल्कुल सही शब्द। अच्छा, तो ये एक तरह से टाइमलाइन का 0 पॉइंट बन गया। यहाँ से ये और भी दिलचस्प हो जाता है। चीनी यात्रियों का दौर। हाँ, फाहियान जो गुप्त काल में आए, और फिर हुएनसांग जिन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और इन वृत्तांतों की सबसे बड़ी देन क्या थी? एक बाहरी टाइमलाइन, मतलब एक ऐसा कालक्रम जो हमें बताता है कि कौन सी घटना कब हुई। भारतीय ग्रंथों में अक्सर ये चीज गायब रहती है। और वेनसांग ने तो नालंदा का बहुत विस्तार से वर्णन किया। हाँ, हर्षवर्धन के शासन से लेकर नालंदा विश्वविद्यालय की पढ़ाई तक का ऐसा जीवंत वर्णन किया है जो कहीं और मिलता ही नहीं। और ये सिलसिला फिर अरब के विद्वान अल बरूनी तक चला। उनकी किताबुल हिंद, जो 11वीं सदी के भारत पर एक एनसाइक्लोपीडिया जैसी है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमें इतिहास की एक साफ तस्वीर मिल गई। लेकिन क्या इन यात्रियों की आंखों पर कोई पर्दा नहीं था? मतलब क्या उन्होंने सब कुछ हूबहू वैसा ही देखा जैसा वो था? क्योंकि मेगास्थनीज की कुछ बातें तो बहुत अजीब लगती हैं। जैसे उन्होंने लिखा कि भारतीय समाज 7 जातियों में बटा है, जो असल में सिर्फ अलग अलग पेशे थे। हाँ, और ये तो और भी बड़ी बात है, उन्होंने दावा किया कि भारत में न कभी अकाल पड़ता है और न ही दास प्रथा है। ये कैसे हो सकता है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है, और यहीं से बाहरी दृष्टि के दोष सामने आते हैं। तो फिर ये गलतियां हुई क्यों? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहला तो था एक धार्मिक झुकाव चीनी यात्रियों का बौद्ध धर्म की तरफ। हाँ, उनका सारा ध्यान बौद्ध मठों, विहारों और कहानियों पर था, तो समाज के बाकी पहलुओं पर उन्होंने उतना गौर ही नहीं किया। लेकिन एक मिनट, क्या ये हमेशा बुरा था? मतलब बौद्ध धर्म पर उनका फोकस हमें उस दौर के बौद्ध धर्म के बारे में वो बातें भी तो बताता है जो शायद कोई और बता ही नहीं पाता। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उनका झुकाव एक तरफ जानकारी का खजाना है, तो दूसरी तरफ वो तस्वीर को अधूरा भी बनाता है। और दूसरा कारण? भाषा की दीवार। संस्कृत या स्थानीय भाषाएं न जानने के कारण वो सुनी सुनाई बातों पर बहुत निर्भर थे। और तीसरा शायद सांस्कृतिक अज्ञानता। बिल्कुल, वो वर्ण व्यवस्था जैसे जटिल सामाजिक ताने बाने को समझ ही नहीं पाए, उसे अपने समाज के हिसाब से समझने की कोशिश की और गलती कर बैठे। इसे समझना ऐसा है जैसे कोई आज भारत आकर सिर्फ बॉलीवुड फिल्में देखें और सोचे कि यहाँ सब लोग हर बात पर नाचने गाने लगते हैं। एकदम सटीक मिसाल है। जानकारी तो है, पर संदर्भ के बिना बिल्कुल अधूरी। तो इस सब का मतलब क्या है? इन गवाहों के बयानों का हम क्या करें? इन्हें माने या ना माने? इतिहासकार बीडी चट्टोपाध्याय का नजरिया यहाँ सबसे अच्छा रास्ता दिखाता है। वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि इन विवरणों को अंतिम सत्य नहीं, बल्कि तुलनात्मक साक्ष्य मानिए। ये उस यात्री के अपने समाज और उसकी सोच का भी आईना है। मतलब पहेजी का एक टुकड़ा ये है और बाकी टुकड़े हमें अपने स्रोतों से जोड़ने होंगे। हाँ, जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र और पुरातात्विक सबूत, सिक्के और अभिलेख। बिल्कुल। जब बाहरी नजर को अंदरूनी सबूतों से मिलाया जाता है,
तभी इतिहास की एक संतुलित और विश्वसनीय तस्वीर उभरती है। चलिए तो इस डीप डाइव को एक विचार के साथ छोड़ते हैं। जरूर। जरा सोचिए, अगर ये विदेशी वृत्तांत न होते तो क्या प्राचीन भारत का हमारा ज्ञान केवल मिथकों और महाकाव्यों तक ही सीमित रह जाता?